Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am डॉक्टर बाबर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। ठीक है, सो ये एक सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम वर्कशीट्स वगैरह जो है सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये SKN की जो वर्कशीट्स अभी ये जो न्यू सेशन चल रहा है, सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह से ये आपके जो है GTs वगैरह होते जाएंगे तो एक दो दिन के अंदर ये जो है मैं वीडियोस बनाता जाऊँगा फिज़िक्स पोर्शन की और आपको जो है वो शेयर करता जाऊँगा। उससे पहले बाकी काफ़ी वीडियोस SPSC और बाकी काफ़ी चैप्टर्स PMC के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू देम। और पूरा जो सिलेबस है वो अपलोड किया हुआ है। वन शॉट वीडियोस भी काफ़ी जो है वो मैंने अपलोड की थी आपके जो है टेस्ट होने से पहले। ये जो भी टेस्ट हुआ है और 2 मरतबा टेस्ट हुए, उसके बीच में भी मुझे जो टाइम मिला तो मैंने इस तरह से किया। ठीक है, तो अब इसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो जो बुक से रिलेटेड होंगे या सिंपल होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, आप खुद कर लोगे। अब मेडिकल स्टूडेंट हो इतना तो आप कर ही सकते हो। और बाकी जो सिंपल सिंपल या मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे उनका मैं आइडिया आपको दे दूंगा कि इसमें जो है आपने इस तरह से जो है वो उसको टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पोर्शन को। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज अ कंटेनर इज विथ रिजिड वॉल्ड फिल्ड विथ आइडियल गैस, यानी कि एक जो है कंटेनर है आपके पास जो कि आइडियल गैस से फिल्ड है। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डबल्ड। अब इसमें पॉइंट जो है वो क्या है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को आपने डबल किया है। व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब आइडियल गैस जो आपके पास होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो होती है इक्वल PV इज इक्वल टू nRT। अब अगर आप टेम्परेचर को कर दें डबल, ठीक है, यानी कि अगर फिलहाल इसको इस तरह से समझो, टेम्परेचर को आपने किया है इंक्रीज, बाकी ना इसने वॉल्यूम का जिक्र किया है ना नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र किया है। तो अगर ना वॉल्यूम्स के बारे में ये बता रहा है ना नंबर ऑफ मोल्स के बारे में ये बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी जो चीज़ें हैं वो हैं कांस्टेंट। बाकी जो है चीज़ें वो होंगी कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल्स टू nRT। तो ये चीज़ें जो है कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी जो है वो कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो इफ द टेम्परेचर इज डबल देन द प्रेशर विल आल्सो गेट डबल। तो इसका क्या होगा, बिकम्स डबल। इसमें क्वेश्चन जो है टिक भी किए हुए हैं, लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना कि जो है टिक वाले क्वेश्चंस। हमेशा क्वेश्चन को देखा करो कि इसमें क्या होगा, किस तरह से होगा, और बाकी क्वेश्चंस में मैं आपको बोल दूंगा। अच्छा, अगर कहीं पर बाय चांस मिस्टेक हो जाती है, तो वैसे हुई नहीं है पहले, लेकिन अगर फिर भी हो जाती है, इंसान है, बंदा भूल जाता है। अभी तो आप लोगों ने तो अभी टेस्ट दिया है और आप महीना 1-2 महीना छोड़ोगे तो आप ये चीज़ें मिस कर जाओगे, भूल जाओगे। तो मुझे तो अभी टाइम हो गया है काफ़ी इन चीज़ों को। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन। तो याद कर लो, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 3/2kT। ठीक है, और K क्या होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि इक्वल होती है R/Na के। R जो है वो होती है रेडबर्ग कांस्टेंट, Na क्या होता है, मोल्स, एवोगैड्रो नंबर। इसको जब आप डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 8 पॉइंट, इसको जब आप डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 1.38 इंटू 10⁻21। तो वो बाद की बातें। अब यहाँ पर जो समझाने वाली चीज़ है वो कौन सी है, वो चीज़ ये है कि इसमें देखो, ये काइनेटिक एनर्जी है इस साइड, ये 3/2 क्या है, कांस्टेंट, ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी किसके साथ प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो हम बोलते हैं ना कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। ये हम पास्टुलेट्स पढ़ते हैं कुछ जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, तो वो इन फार्मूलाज के तहत जो है वो हम निकालते हैं, और इन रिसर्चेस को जो है इसके पास्टुलेट्स या पॉइंट्स वगैरह पढ़ के हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन, तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, यानी कि 3 ओनली। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज बेस्ड ऑन गैस आइडियल गैस मॉडल। आइडियल गैस मॉडल के ऊपर ये बेस करती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द आइडियल गैस आर ट्रू एक्सेप्ट, यानी कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, एक्सेप्ट यानी कि कौन सी सही है, गलत जो स्टेटमेंट है उसको आपने पॉइंट आउट करना है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें एक्सेप्ट लगाओ लास्ट में, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन दिस कैटेगरी, या कुछ इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्सेप्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी में जो है ना बंदा गलत कर लेता है, तो आपने देखना है। अच्छा, अब पहला सवाल क्या है, दी ऑल दी मॉलिक्यूल्स, पहला सवाल क्या है, ऑल दी मॉलिक्यूल्स
ऑफ all the molecules make elastic collision with each other and the walls of container। तो ये बात तो ठीक है, जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो टकराते हैं, और वॉल्स ऑफ दी कंटेनर, ये जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं इसके साथ भी टकराते हैं, ये तो बात ठीक है, हमने पढ़ी हुई है। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैन बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पर ये जो इग्नोर्ड वाला सेंस है वो आइडियल गैस की कंडीशन है, और ये इसने बोला भी है आपको कि आइडियल गैस वाला मॉडल आपने लेना है। तो मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूं कि ये जो आप सपोज करें ये आपके पास दो जो है वो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो भी फोर्स होंगे इनको क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर तो यहाँ पर इसने जो है एक टर्म दिया है, लेकिन एक्चुअल जो बात होती है वो ये होती है कि हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि आइडियल गैस के अंदर ये जो बीच में इनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं ना, बीच में इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं, कौन से फोर्सेस, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, वो नहीं होते आइडियल गैस के दरमियान। इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। मीन्स देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन टू आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, इसी वजह से यहाँ पर इसने इग्नोर किया है। यानी कि पहली वाली पॉइंट भी जो है वो करेक्ट है, दूसरी वाली जो पॉइंट है वो भी आइडियल गैस के अकॉर्डिंग करेक्ट है। आपने जो गलत बात है उसको जो है पॉइंट आउट करना है। तीसरी क्या है, ऑल द मॉलिक्यूल्स मूव विद द सेम स्पीड। तो थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज आपको बताई, कौन सी चीज, कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ किस तरह से प्रोपोर्शनल है। अब ये स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू √3 RT अपॉन m। ऑल मॉलिक्यूल्स मूव विद सेम स्पीड। अगर स्पीड अगर हर मॉलिक्यूल की अगर कोई आइडियल गैस है तो उसमें हर मॉलिक्यूल की स्पीड जो है वो अलग अलग होगी। तो स्पीड भी अलग अलग नहीं होती, अगर मास को कम ज़्यादा कर दें या टेम्परेचर वगैरह को, तो स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की। चलो टेम्परेचर अगर सबका सेम भी हो तो भी ये मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कम मासेस वाले जो होंगे उनकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, और ज़्यादा मासेस वाले जो होंगे उनकी स्पीड क्या होगी, कम। तो ये बातें आपने समझ लेनी है। तो यानी कि ये जो तीसरा पोस्टुलेट है वो तो है गलत, ये जो तीसरा ऑप्शन है। चौथा कौन सा है, ऑल मॉलिक्यूल्स ओबे लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये जो भी चीजें हैं ना जो आप पढ़ रहे होते हो नॉर्मली, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ फॉलो होंगे, कहाँ नहीं होंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स जो आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हो, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, रॉकेट प्रोपल्शन, ये सारी चीजें इनमें ये सारे फॉलो होते हैं, एक्सेप्ट एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वाला जो चैप्टर है, या मॉडर्न फिजिक्स की जो भी थ्योरीज हैं, और जिसमें जिस तरह से आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जो भी पार्टिकल्स जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं, वहाँ पर ये जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज जो होते हैं वो वैलिड नहीं होते। ठीक है, अब इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी बैकग्राउंड है और उसके इनसर्कलिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, अब ये तो लाइन है, ये तो बच्चों को भी पता होती है, इंटर वाले बच्चों को भी पता होती है जो कि सिंपल पढ़ रहे होते हैं एमडी गेट वालों के अलावा, कि आइडियल गैस जो होती सॉरी अपना इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्ट फंक्शन होती है टेम्परेचर का। ये बात याद कर लो। इंटरनल एनर्जी को हमारे बुक में तो जो है वो हम इसको यानी कि पीई से या पोटेंशियल एनर्जी से शो करते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है वो बेसिकली यू के साथ शो होती है। ठीक है, यू इज़ फॉर दी इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। याद कर लो, प्रेशर, वॉल्यूम और बाकी इन चीज़ों के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो इसका क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो 3 वाला ऑप्शन जो है वो ओनली करेक्ट है। अच्छा, अ सैंपल ऑफ द आइडियल गैस हैज एन इंटरनल एनर्जी यू एंड देन इज कंप्रेस्ड वन हाफ। अब देखो ये जो थोड़ी देर ऊपर मैंने बताया ना, इसी वजह से सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक सवाल में से आपसे दूसरा सवाल पूछ सकता है। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक जो है आइडियल गैस है, सैंपल ऑफ आइडियल गैस जिसकी इंटरनल एनर्जी यू है। अब इसको हमने कंप्रेस कर दिया है, कंप्रेस कर दिया यानी कि इसका जो सपोज करो पहले वॉल्यूम था v, तो इसको हमने कंप्रेस करके v/2 कर दिया, हाफ ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। while the temperature remains same, this is the main thing which you have to highlight। यहाँ पर ये जो मेन चीज है, टेम्परेचर सेम रहता है, यानी कि इसका टेम्परेचर भी T है, इसका भी टेम्परेचर T है। तो अब बताओ कि टेम्परेचर न्यू इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, यानी कि अभी इसकी जो है न्यू इंटरनल एनर्जी क्या होगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसी कॉन्सेप्ट को जो है हाईलाइट करो तो इसका जवाब आ जाएगा।
क्या बताया, टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम होगी। प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने से, ये देखो ये मैंने बताया था ना, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी अगर पहले यू थी इसकी, तो इसकी बाद में भी जो है इंटरनल एनर्जी न्यू वो यू ही रहेगी। ठीक है, सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, हम करते जाएंगे जिस तरह से। किसी को अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो, समझ ना आ रहा हो, तो मेरा एक अलग से ग्रुप भी बना हुआ है फिजिक्स विद बीकेएस का, तो उसमें आप जो है मुझे मैसेज करके ऐड हो सकते हो। ठीक है, और मेरा जो है नंबर में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, फिर आप जो है आपको कोई भी अगर मसला हो तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन मिस तो नहीं किया हमने कोई बीच में से, सही है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। अब आइडियल गैस की एक चेंज है जो कि इस डायग्राम के थ्रू आपको शो की गई है। कौन सा डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है। व्हाट इज द रेशन, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना रेशियोन, ये आपसे पूछ रहा है कि रेशियो बताओ। अब किस चीज का रेशियो बताना है आपने, आपने रेशियो बताना है वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ 2 to 3, यानी कि जो वर्क डन हुआ है ग्राफ में 2 से 3 से लेकर, एक तो ये बताना है ये वाला वर्क, और दूसरा वर्क डन ऑन दी गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस 4 to 1, ये वाला, यानी कि 4 to 1। अच्छा, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है कि वर्क आपको किस तरह से मिलता है, एरिया किस तरह से निकालते हैं, और टेन ऑफ थीटा क्या होती है, और स्लोप क्या होता है, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी छोटी, जिसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया था। अगर किसी को फिर भी डाउट हो या समझ ना आ रहा हो तो वो जाकर वो वीडियो सर्च करके चैनल में से देख सकता है। फर्स्ट ईयर की जो है से ढूंढोगे तो मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफ्स के अंदर मौजूद है, स्लोप और एरिया को किस तरह से निकालते हैं। अच्छा, फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो एरिया होता है, अगर कोई भी आपको ग्राफ गिवन है, तो अगर आपसे कहा जाए कि उसका एरिया निकालो, तो एरिया का सिंपल मतलब ये होता है, एरिया का जो है सिंपल मतलब ये होता है कि जो इसके साइड में ये चीजें हैं ना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो आपको क्या बताएगी, वो आपको बताएगी वर्क। तो यहां से आपको आइडिया हो गया कि इस ग्राफ की एरिया में से आपने वर्क फाइंड करना है या वर्क मिलेगा आपको। तो अभी आपको क्या कहा गया है, वर्क डन निकालो 2 से 3 के दरमियान और 4 से 1 के दरमियान। तो और इन दोनों का रेशो निकालो, यानी कि इन दोनों का हमें रेशो निकालना है, इस ऊपर वाले का और नीचे वाले का। तो आपने वर्क निकालना है, तो वर्क किस तरह से निकालोगे, जब आप एरिया निकालोगे तो पहले आपने एरिया निकालना है। तो इसके जो भी इस ग्राफ के नीचे जो भी ये चीजें आ रही हैं वो इसका एरिया है, एरिया अंडर द कर्व जिसको हम बोलते हैं। एरिया अंडर द कर्व आप निकालोगे वो 2 से 3 के दरमियान होगा। फिर जब 4 से 1 के दरमियान निकालना होगा तो यहां से यहां तक ये जो छोटा सा एरिया है वो आप निकालोगे तो वो 4 से 1 के दरमियान में आ जाएगा। तो दोनों वर्क निकल आएंगे, फिर जो है हम उसका रेशो निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये मैंने आपको बता दिया ओरली। अब इसको करना किस तरह से, ये हम जो है वो करते हैं। अभी इसको करते हैं, एक सेकंड में इसको रिमूव कर दूं। हाँ, अभी हमें देखो क्या करना है, अभी हमें निकालना है वर्क 2 से, एक तो ये पेन भी मसला कर रहा है आज लिखने में, 2 से 3 से 2 से वर्क 2 to 3, ये जो यहां से यहां तक गया है। तो इसका ये जो देखो ये नीचे जो पूरा एरिया है ना, ये हमें निकालना है, एरिया अंडर द कर्व जिसको हम बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व। अब ये किस तरह से होगा, अब ये किस तरह से होगा कि एरिया किसके इक्वल आएगा, ये देखो ना, ये पूरा है एक स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है इक्वल बेस इनटू हाइट के। तो अब बेस इसका देखो कहां से कहां तक है, इसका बेस है ये इस 1 से लेकर इस 4 तक, ये इसका क्या है बेस। तो हम पहले तो सबसे पहले तो हमें बेस निकालना पड़ेगा, और उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, हाइट। हाइट कहां से, हाइट ये यहाँ 0 है, 0 से लेकर और ये 3 तक है इसकी हाइट। तो 1 से अगर 4 तक जाएं, 1 से अगर 4 तक जाएं तो बेस कितना होगा, बेस होगा 3, क्योंकि 4 तक जाएंगे 1 से, तो 4 - 1 कितना होगा 3। और हाइट में अगर जाएं तो 0 से लेकर जाएंगे कहां तक, 3 तक, तो 3 - 0 कितना आएगा 3। अब ये ग्राफ की नॉलेज है, सिंपल है, या पढ़ते हो, काफी बच्चों को पता नहीं होता, जिनको पता नहीं है तो थोड़ा सा आइडिया
वो मैंने एक दूसरी वीडियो बताई है, वो आप ले सकते हो। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही हो तो वो इतना समझ ले जितना बता रहा हूँ कि बेस में किस तरह से जाना है आपने। बेस किस तरह से, ये नीचे बेस जो है, अच्छा बेस और हाइट, बेस जो है ना ये वो है एक्स एक्सिस वाला और हाइट जो है वो है वाई एक्सिस वाली। तो बेस में देखो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये 1 से 4 तक जा रहा है। तो 4 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 3। हाइट में देखो, हाइट में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये नीचे तक है ये पूरा। तो हाइट में देखो ये कहाँ तक जा रहा है, हाइट में ये नीचे तो जा रहा है बेस में 1 से 4 तक, हाइट में जा रहा है ये 0 से लेकर 3 तक। तो 0 माइनस 3 करोगे तो ये 3 आएगा। तो ये 3 इंटू 3 कितना आया, ये आया 9। यानी कि वर्क 2 टू 3 जो आपका आया वो आया 9। अब आपने क्या करना है, अब आपको दूसरा वर्क निकालना है। दूसरा वर्क अब किसका है, दूसरा वर्क जो आपको कहा गया है, दूसरा वर्क जो आपको कहा गया है कौन सा, दूसरा वर्क आपको कहा गया है इसके 4 to 1 के जो है दरमियान। अब वो कैसे कैसे निकालोगे, ये जो ग्राफ है ना, ये ऊपर ये जो लाइन जा रही है 4 से 1 की तरफ, इसके नीचे अब जो एरिया होगा ना, इसके नीचे ये जो एरिया है पूरा, इसके नीचे ये जो एरिया है, ये आपको बताएगा वर्क ऑफ 4 to 1, ये 4 1। तो इसको निकालना पड़ेगा। अब ये भी क्या है, ये भी बेस इंटू हाइट है। बेस इंटू हाइट, बेस किस तरह से है, अब देखो 4 से आप जा रहे हो 1 की तरफ, सेम बेस है, तो 4 से 1 की तरफ जाओगे तो ये आएगा 3। हाइट देखो, हाइट कहाँ से, 0 से लेकर और सिर्फ ये 1 तक, 0 से लेकर 1 तक हाइट जा रहे हो आप। तो ये 1 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा 1। तो ये ये आपका आ गया 3 इंटू 1, ये आपका आ गया 3। अब आपने निकालना था रेशियो, यानी कि इसको इसके साथ डिवाइड करना है, ये वाली जो टर्म थी इसको इसके साथ डिवाइड करना है। तो वर्क 2 3 अपान वर्क 4 1 इज इक्वल्स टू 2 3 कितना था, ये था 9 और ये नीचे कितना था 3, ये आ गया आपका 3:1। और यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 3:1 लिखा हो कभी भी तो भी बात ठीक है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/1 या डिवाइड में 1, बात जो है दोनों के लिए वो है सेम। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। जिसको अगर फिर भी समझ ना आ रहा हो तो डिटेल्ड वीडियो देख सकता है। और अगर फिर भी किसी को समझ में ना आ रहा हो या बस यही समझना हो तो वो मुझे मैसेज कर दे या ग्रुप के अंदर मैसेज कर दे, उस समय मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गैस अंडरगोज एन एक्सपांशन ऑफ 300 जूल। अब जो है एक गैस है वो एक्सपांड कर रही है, 300 जूल ऑफ एनर्जी इज एडेड टू द गैस बाय हीटिंग। यानी कि उसको हमने हीट किया है कितना 300 जूल तक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला लिखना है। वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इसमें क्या होगा, डेल्टा क्यू जो है कितना है 300 जूल हमने इसको हीट दिए। अब ये क्या बोल रहा है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस चेंजेस फ्रॉम 600 टू 700। अब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, 600 में से 700 हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, चेंज किस तरह से लिखते हैं, में जो पहले यानी कि बाद में हो गई, यानी कि इसको इस तरह से लिखेंगे U2 माइनस U1। U2 क्या है बाद वाली इंटरनल एनर्जी, U1 क्या है शुरू वाली इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो बाद वाली इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है 700, शुरू में कितनी थी, शुरू में कितनी थी वो थी 600। तो यहां पर हमने रख दिया प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये क्या पूछ रहा है, वर्क डन ऑन दी गैस। अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपने पहले रखना होता है। इसमें साइंस वगैरह की जो होती है उसको पहले जो है वो मत लगाया करो, पहले इसकी पूरी डेटा लिखा करो, हर चीज लिखा करो, उसके बाद फॉर्मूला आपको खुद ही एडजस्ट करके हर चीजें दे देगा। अब ये देखो इंटरनल एनर्जी हमने सिस्टम को अपना हीट जो है हमने सिस्टम को दी थी तो वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव 300। अब ये जो है इसमें से कितना आएगा, इसमें से आएगा 100 और यहाँ पर ये कितना होगा, ये होगा हमारा 300 और ये हमारा प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये वाला जो 100 है इसके सामने कुछ नहीं है तो ये प्लस समझेंगे हम, और हमने सिस्टम को हीट दी है तो इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। और यहाँ पर ये बताया भी है इसने कि 600 में से 700 हो गई, तो अब ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाला। तो 300 में से अगर 100 निकालें तो कितना आएगा 200 जूल, जो कि आपका क्या है डेल्टा डब्ल्यू। तो ये ऑप्शन जो बी है दैट इज द राइट आंसर।
A gas, अब क्वेश्चन नंबर 78, a gas trapped in a container with movable piston undergoes an adiabatic process. During this process, a gas does work about 1025 joules of work. Which of the following statement are true? एक गैस है जिसके अंदर जो है वो यानी कि गैस जो है ट्रैप्ड है किसी सिस्टम के अंदर, जो कि एडियाबेटिकली जो है प्रोसेस के थ्रू उसका पिस्टन मूव करता है। तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ एडियाबेटिक सिस्टम होनी चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी जो ये वॉल्स होती हैं वो भी नॉन कंडक्टिंग होती हैं या इंसुलेटिंग होती हैं, बेस भी नॉन कंडक्टिंग होता है, और ये जो है आपका जो पिस्टन लगा हुआ होता है वो भी नॉन कंडक्टिंग होता है। यानी कि ईच ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस system which is enclosing the gas is made up of insulating materials. The system does not allow to pass or exchange heat at any cost. जो भी हीट होती है उसको किसी भी तरीके से परमिशन नहीं है कि ना अंदर आ सके ना बाहर जा सके। ठीक है, ये तो है आपका जनरल प्रिंसिपल। अब इसमें से अब देखो ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से आपको जो है नॉलेज चेक करता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, तो ये क्या चेक करेगा? ये कुछ भी चेक नहीं करेगा। इसमें आपके बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है। ये आपने पढ़ा भी होगा, वही इसमें कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है कि इस पिस्टन को मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि ना हीट को हम एडियाबेटिक प्रोसेस में दे सकते हैं ना ही कुछ और कर सकते हैं। तो पिस्टन को अप और डाउन करने से ही जो है हम वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, अब ऑप्शन चेक करो। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अरे भाई, जब सिस्टम के थ्रू वर्क करेंगे, इसको पिस्टन को ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इनके पास स्पेस ज्यादा हो जाएगी। ये पिस्टन चला जाएगा ऊपर तो मॉलिक्यूल्स में थोड़ी सी एक्सपांशन हो जाएगी, और एक्सपांशन कूलिंग प्रोसेस है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि और टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाएगा। और यानी कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में आप पिस्टन को ऊपर लेकर जाते हो या वर्क डन बाय द सिस्टम करते हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है। इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं, इन दी एडियाबेटिक प्रोसेस द वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन जो सिस्टम करता है वो इंटरनल एनर्जी के खर्चे पर करता है। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, तो इंक्रीज कहाँ कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। पिस्टन को ऊपर लेकर जा रहे हो तो डिक्रीज करेगा। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है वो तो ठीक है। द हीट ट्रांसफर्ड इन और आउट ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो ये दोनों बातें इसने ठीक बोली, पहली दोनों बातें इसने गलत बोली। तो आपने ये चीज समझ ली कि 3 और 4 जो है ऑप्शन ये करेक्ट है, बाकी ये दोनों जो ऑप्शन हैं वो दोनों गलत हैं। अच्छा, किसी को अगर और भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप क्या पता कुछ इंटर वाले बच्चे हों जिनको ये चीज़ें समझ में ना आ रही हो, तो उनकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्या होता है। देखो, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू आपके पास क्या है? चेंज इन हीट। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? चेंज इन वर्क। अब देखो, इसमें ये तो जीरो है, हीट तो चेंज नहीं होगी जो जितनी अगर पहले 5 लो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हीट इस सिस्टम में जीरो होगी, नहीं, कभी भी इस तरह से नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हीट की चेंज जीरो होगी एडियाबेटिक प्रोसेस में। पहले अगर 5 जूल है तो बाद में भी 5 जूल होगी। इस तरह से नहीं है कि हमेशा जीरो होगी, चेंज जीरो होगी। दिस इज द समथिंग विच यू हैव टू नोटिफाई, यानी कि नोट करने की चीज जो है वो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू नोटिस के अगर 5 जूल पहले है तो बाद में भी जो है वो 5 जूल होगी। इस तरह से नहीं होगा कि अगर पहले जो है यानी कि सिस्टम की हीट ही जीरो होगी और इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, नहीं, इस तरह से नहीं होगा। चेंज जीरो होगी। चेंज मतलब कि जैसे बंदा पहले था वैसे ही बाद में। अगर अगर आप देखते हो ना, आप अपने दोस्तों से मिलते हो, पहले जिस तरह से थे वो उसके बाद मिलते हो काफ़ी टाइम के बाद तो वो चेंज हो जाते हैं। तो आप बोलते हो यार बंदा ये चेंज हो गया है, यानी कि पहले जिस तरह से था अब बाद में वो नहीं रहा। और कुछ बंदे होते हैं जो पहले भी एक जैसे ही थे बाद में भी वही होते हैं, तो आप बोलते हो यार ये तो वही बदला ही नहीं है, अब इसको क्या बोलें, चलो उसको छोड़ो। तो 3 और 4 आपका जो है वो करेक्ट, और चेंज जो है वो जीरो। इंटरनल एनर्जी को किस तरह से आपने करना है? इंटरनल एनर्जी को आपने यहीं रखना है और प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमने वर्क की डेफिनेशन निकालनी है कि वर्क के एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी पर किस तरह से होगा। तो अब देखो, यहाँ पर इसके सामने इंटरनल एनर्जी के कुछ भी नहीं है, तो इसके सामने क्या है? प्लस।
एक तो ये पेन ठीक से नहीं लिख रहा आज, ठीक है। इसके सामने क्या है, प्लस, तो अगर मैं इसको उस साइड लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये जीरो में से ये माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल माइनस, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, ठीक है, माइनस डेल्टा यू, ये इस तरह से आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वर्क आपका पॉजिटिव होगा, और वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क पॉजिटिव तब होता है जब आप सिस्टम को या पिस्टन को ऊपर लेकर जाओ, यानी कि एक्सपांशन, एक्सपांशन के केस में वर्क पॉजिटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, निगेटिव होता है, या कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, यानी कि एक्सपांशन में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है, इंटरनल एनर्जी माइनस आ रही है। इसका मतलब दूसरा क्या है कि इसका टेम्परेचर भी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर ये जो है वर्क ये नेगेटिव होगा, जैसे कि इस तरह से अगर नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये डेल्टा यू आ जाएगी पॉजिटिव। डेल्टा यू पॉजिटिव है यानी कि इंटरनल एनर्जी ने इंक्रीज किया है, इंटरनल एनर्जी ने इंक्रीज किया है यानी कि आपका टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, घुमा फिरा कर आपको पूछता है। आप जिस तरह से नॉर्मली बुक पढ़ते हो वो आपको पता नहीं होता कि इस तरह से जो है वो सवाल पूछेगा, लेकिन वो घुमा फिरा कर आपको फिर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। लेकिन फिर भी परेशान होने वाली बात नहीं है, हम लोग स्लो स्लो समझते जाएंगे, करते जाएंगे, इंशाल्लाह ताला अच्छे से होता जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 79 जो है वो है, इन एन एक्सपेरिमेंट 100 ग्राम ऑफ लिक्विड राइजेस टू 12,600 joule of thermal energy to raise it from 30 degree Celsius to 60 degree Celsius. The thermal capacity of 100 gram of water is, तो आपको थर्मल कैपेसिटी बतानी है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब आपसे ये C पूछी गई है, हीट कितनी है, हीट है आपकी 12,600 इज इक्वल्स टू मास कितना है, मास है 100 ग्राम। तो इस ग्राम को आप करोगे कन्वर्ट किसमें, केजी में, तो केजी में आएगा ये 0.1 इंटू ये आएगा C, और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितनी है, T2 माइनस T1, 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 कितना आएगा 30। तो इसको अगर हम लिखें इस तरह से तो ये किस तरह से आएगा, 12,600 अपॉन 0.1 इंटू 30। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, इसको अगर यहाँ से हटा दें, इसके नीचे क्या आएगा, चलो इसको 0.1 रखने देते हैं, इसको 0.1, ये 0.1 है, ये 0 इसमें ख़त्म, और ये 4 और ये 2 और ये 0 और ये नीचे 0.1। इसका आंसर जो होगा वो 4,200 होगा। ये शायद ऑप्शंस में ये मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है, ये ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, या इस डेटा में कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग होगा, 0 एक मिसिंग होगा, इसी वजह से जो है 4,200 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैंने गलत किया हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो मेरे नंबर पे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अच्छा, अगर कहीं पे भी ये आपको मैं टेस्ट वगैरह के या एमडी के रिगार्डिंग या ई के हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर कहीं भी जो है एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं ना मौजूद हो ना, एग्जैक्ट ऑप्शन अगर मौजूद नहीं है तो मोस्ट नियरेस्ट जो ऑप्शन हो उसको सिलेक्ट कर लिया करो, ये बात याद कर लो। अगर सपोज करो 5 आंसर नहीं है ना, तो कहीं पर ये 4.5 से ऊपर यानी कि 4.7 लिखा हुआ है ना, तो इसको सिलेक्ट कर लिया करो, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इस तरह से डेटा नहीं दी हुई होती। अभी तो इतना फिजिक्स उस तरह से आ ही नहीं रही है जिस तरह से पहले आती थी, पहले तो पता नहीं क्या क्या देते थे इंडियन से उठा के ये वो, अभी तो बिल्कुल ईजी कर दिया इन्होंने फिजिक्स। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, हीट इनटू द सिस्टम इज पॉजिटिव, into the system is positive, heat out of the system is negative, और पॉजिटिव नेगेटिव ये तो हो गया, सवाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। when work is dissipated into the internal energy, what is the change in disorderly motion of the molecules। अगर हमने किसी सिस्टम के अंदर हीट दी या वर्क किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी और रैंडम मोशन पर यानी कि मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, जब आप किसी गैस को या किसी भी जो है वो कंटेनर के अंदर कोई गैस मौजूद हो उसको अगर हीट दोगे तो क्या होगा, आप उसकी इंटरनल एनर्जी को बेसिकली बढ़ा रहे हो। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोलिजन्स वगैरह बढ़ जाएंगे। कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो कोलिजन्स क्या होते हैं, वो होते हैं रैंडम। रैंडम या रैंडम के लिए दूसरा वर्ड होता है डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड मतलब ये जो
ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, ऑर्डर, ऑर्डर, समझा है ना, यानी कि ठीक से बैठ जाओ, हर चीज ऑर्डर में करो, ऑर्डर में रखो इन चीजों को, यानी कि चीजों को जो है वो सीक्वेंस में रखो। डिसऑर्डर का मतलब क्या है? डिसऑर्डर का मतलब ये है कि चीजें जो है वो ऑर्डर में नहीं है और तरतीब में नहीं है, तो रैंडम है, तो आपकी डिसऑर्डरली मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो क्या होगी? वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली डायरेक्शन में मूव करेंगे। जिन्हों को समझ आया वो ठीक है, जिन्हों को नहीं आया वो दोबारा से सुन लो। अगर किसी सिस्टम को हमने हीट दी या वर्क किया किसी सिस्टम पर, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसऑर्डरली मोशन जो है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यही तो बात है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही? अच्छा, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? इन एन आइडियल गैस, क्वेश्चन छूटा तो नहीं कोई? हाँ ठीक है। इन एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट पार्टिकल्स। आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पॉइंट पार्टिकल्स कंसिडर किए जाते हैं। चलो ठीक है, उसको छोड़ दो। फॉर पॉइंट पार्टिकल्स मार्क करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में इंटरनल एक्साइटेशन ये तो नहीं होती, नो वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी वगैरह नहीं होती, रोटेशनल एनर्जी, ओनली रोटेशनल एनर्जी वो भी नहीं होती, ओनली नहीं होती, और भी होती है एनर्जी, ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाँ ये ठीक है, तो ये होती है। तो अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो नो इंटरनल एक्साइटेशन, तो ये भी ठीक है, इंटरनल एक्साइटेशन नहीं होती, इसने नो लिखा है। नो वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी नहीं होती, तो ये भी ठीक है। ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। और दूसरा क्या है? ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर होती है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें से करेक्ट कौन से ऑप्शन हुए? 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4 तो इसने करेक्ट किया हुआ है, तो सही तो है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स सेम, और टेम्परेचर इंक्रीज बट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स सेम, प्रेशर इंक्रीज बट काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर रिमेन्स सेम, द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। 4 जो है, अब देखो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस अगर बढ़ जाएं तो इस तरह को, इसको किस तरह से आप कर सकते हो? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। क्यों? जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतना जो है कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर ज़्यादा होगा, और कोलिजन ऑफ द कोलिजन, ये जो होता है ना, ये मॉलिक्यूल, इसको छोटा सा, इसको चलो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर समझ ना आए तो ये डेरिवेशन है, वो आप जो है मतलब करोगे, या अगर नहीं की हुई है तो थोड़ा सा डेरिवेशन में से कर लेना। अगर कुछ भी समझ ना आए तो जितना समझा रहा हूँ बस वो याद कर लेना। इस मॉलिक्यूल का मास है कोई m, और ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ, इसको टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में t, तो ये किस तरह से मूव कर रहा है? mv/t, और mv/t क्या है? मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप क्या बोलते हो? फोर्स। और ये जो फोर्स है वो लग रहा है इस पर्टिकुलर एरिया पर, एक स्मॉल एरिया जो है वॉल ऑफ द कंटेनर, तो इस स्मॉल एरिया के ऊपर जो अपना फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम नाम देते हैं प्रेशर। तो ये बात क्लियर हुई कि मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेंगे तो ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा, ये इसको मैं दोबारा से आपको समझा दूं, क्योंकि इंटर वाले बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ी डेरिवेशन, या डेरिवेशन से जो भागते हैं, उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि डेरिवेशंस भी इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मास क्या है? m, मूविंग विद द वेलोसिटी v, टेकिंग टाइम t, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको क्या नाम देंगे हम? फोर्स। अब ये फोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की जगह को हम क्या बोलेंगे? एरिया। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम नाम देते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको कहा जाता है प्रेशर। तो प्रेशर, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर के बढ़ने की वजह से, अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह बढ़ने की वजह से और क्या क्या होगा? कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन, अच्छा द प्रेशर इंक्रीजेस बट काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर तो इंक्रीज हो गया। अच्छा अब दूसरी बात क्या है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ।
तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज होंगी। एक चीज़ जो है वो दूसरी के साथ किस तरह से रिलेटेड है वो देखते जाओ। भले आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया हो, अच्छे से आपको पता हो, लेकिन अगर जिनों का अच्छे से भी टेस्ट हुआ हो तो वो भी अगर इसको देखेंगे तो अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द क्लोज सिस्टम कैन बी चेंज बाय दी टू वेज। इंटरनल एनर्जी जो है क्लोज्ड सिस्टम की, क्लोज सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किस तरह से जो है हम चेंज कर सकते हैं, बाय फ्लो ऑफ हीट इन और आउट ऑफ द सिस्टम और बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम, कैन नॉट बी चेंज बाय एनी वे। तो अच्छा, एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो इनके बारे में जो है बेसिक नॉलेज वो आपको होनी चाहिए। बुक के अंदर थोड़ा सा ये एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, थ्योरेटिकल है, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लोगे, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है और अपना आइसोलेटेड क्या होता है। ठीक है। इसमें मैटर जिसमें एनर्जी आ जा सके और मैटर आ सकते हैं वो ओपन है, और जिसमें अपना एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज हो सके, मैटर ना एक्सचेंज हो सके, वो क्लोज्ड, और आइसोलेटेड में ना मैटर ना एनर्जी। लेकिन फिर भी इसको कंफर्म करना, मुझे ये पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है अच्छे से, क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़े थे, और बता रहा हूँ कि थर्ड ईयर चल रहा है एमबीबीएस का, तो ये चीज़ें बंदा भूल जाता है। ठीक है। तो बुक से देख लेना, याद भी था लेकिन अभी फिलहाल जहन में नहीं है। Heat and work both are dash and can dash of the body when heat flows into the system. तो heat and work both are the form of energy। तो ये पहला ही ऑप्शन ठीक है। और ये क्या करते हैं, अगर देखो किसी चीज़ को आप हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये सिंपल ऑप्शन है। टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी विच डिटरमिन्स इन विच डायरेक्शन द हीट फ्लोज। टेम्परेचर वो क्वांटिटी होती है जो हमें बताती है कि एक कोल्ड बॉडी हो, एक हॉट बॉडी हो, तो हॉट में से कोल्ड की तरफ हीट जाएगी या कोल्ड में से हॉट की तरफ हीट आएगी। ये हमें कौन बताता है, ये हमें टेम्परेचर बताता है। द साइज ऑफ 1 डिग्री ऑन सेल्सियस इज इक्वल्स टू, तो अब डिग्री की साइज बतानी है तो हम किस तरह से निकालेंगे, डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल्स टू डेल्टा एफ अपॉन 9। अब सवाल आएगा बच्चों के जहन में कि सी अपॉन 5 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 9, ये हमने क्यों नहीं लगाया। तो ये आपको चेंज या कन्वर्शन की वजह से दिया जाता है। यहाँ पर डिग्री की इक्वलेंसी के बारे में पूछा जा रहा है या डिग्री की चेंज के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये डिग्री जो चेंज का जो इक्वल मिलेगा वो कितना होगा, ये 1.8 के तकरीबन इक्वल मिलेगा। डिग्री सेल्सियस की चेंज के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ पर नीचे रखेंगे 5, तो ये आपका डेल्टा एफ अपान ये 9, तो ये 9 चला जाएगा दूसरी साइड, 9 अपान 5, तो ये आएगा 1.8। ठीक है। तो फॉरेनहाइट में जो चेंज आएगा डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस का, वो फॉरेनहाइट में कितना आएगा, ये आएगा 1.8 डिग्री ऑन फॉरेनहाइट स्केल। ठीक है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये अभी थोड़ी देर मैंने पहले तो बताया था, 3/2 के टी, के किसके इक्वल होता है, ये होता है आर अपान एन ए के, आर अपान एन ए, तो ये पूरा लिखा हुआ है 3/2 आर अपान एन ए, ये पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, इन 1825 एस्टेब्लिश्ड डेफिनेट रिलेशन, अब ये पूरा ये जो है ना बुक में लिखा हुआ है, ओल्ड एसटीबी में भी लिखा हुआ है, न्यू एसटीबी में भी लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये एक्सपेरिमेंटल है पूरी चीज़ें, इसको छोड़ दो। वंस हीट इन ट्रांसफर्ड बॉडी इट इज कन्वर्टेड इनटू, अच्छा, जब भी हम सिस्टम को हीट देते हैं ना, ये आपके बुक के अंदर भी लाइन लिखी हुई है कि वो कहाँ चली जाती है, वो इंटरनल एनर्जी में चली जाती है, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी की काफ़ी बच्चों को डेफिनेशन ही नहीं पता होती कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, सिंपल डेफिनेशन। या मॉलिक्यूल के पास बेसिकली कौन सी एनर्जी होगी, एक तो होगी उसके पास काइनेटिक और दूसरी होगी उसके पास पोटेंशियल। काइनेटिक एंड पोटेंशियल या सम ऑफ energies of sum of energies of molecule is called internal energy, इस तरह से भी बोला जाता है, sum of kinetic energy and potential energy of the molecule is called internal energy। तो यहाँ पर ये देखो लिखा है इसने internal kinetic energy and potential energy, तो ये करेक्ट है। अगर काफ़ी बच्चों ने किया होगा इसका दूसरा आंसर तो वो बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि जो है भाई इस तरह से होगा। अच्छा, कैलोरी इज डिफाइंड एज द एनर्जी नीडेड, कैलोरी इज डिफाइंड एज 1 ग्राम ऑफ द वाटर की जो है टेम्परेचर बढ़ाएं स्पेसिफिकली 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जिन्हों को नहीं पता ये बात वो याद कर लें, सिंपल डेफिनेशन है किसकी, कैलोरी की। पंपिंग अप ऑन टायर विद हैंड हीट्स अप द पंप बिकॉज, अच्छा, तो जो हम टायर को अगर पंप करते हैं ना तो वो जो है टायर गर्म हो जाता है, वो बिकॉज किसी की वजह से कि हम वर्क कर रहे होते हैं तो एयर जो है वो प्रेस होती है, एयर प्रेस होती है तो कंप्रेशन। अब देखो टायर जो होता है बेसिकली, टायर
अब ये पूरा इसका मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा। वो क्या होता है, वो होता है इंसुलेटर की तरह। रबर जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट है। तो अगर इसमें से हम हवा डाल रहे हैं, इसके अंदर हवा इसके अंदर आ रही है, अब मैं इसको और वर्क कर रहा हूँ, ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर सिस्टम पर वर्क। नीचे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास कंप्रेस हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स के कंप्रेशन की वजह से मैंने अब अच्छा, अगर ये देखो इंसुलेटर से इसकी वॉल, तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, एडियाबेटिक की तरह। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम पर वर्क कर रहा हूँ। तो सिस्टम पर वर्क करने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी इंक्रीज। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या मतलब कि इसने जो स्टेटमेंट बोली है वो सही है कि पंपिंग अप टायर विद हैंड पंप हीट्स अप द पंप, बिकॉज किसकी वजह से, हीट वर्क इज डन इन प्रेसिंग द एयर। एयर को यहाँ इस जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो जा रहे हैं इनको प्रेस करने में आपका वर्क जो है वो लग रहा है, इसकी वजह से ये जो है हीटिंग वगैरह हो रही है, टायर भी गर्म हो जाता है और पंप वगैरह भी गर्म हो जाता है, और बाकी चीज़ें ये जो है आपको मैंने बता दी। इन थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी इज, अच्छा इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन होती है, कुछ होती हैं स्टेट फंक्शन, कुछ होते हैं पाथ फंक्शन। जो स्टेट पर डिपेंड करें वो होते हैं स्टेट फंक्शन, यानी कि अगर उनको घुमा फिरा कर आप सेम स्टेट में ले आओ तो वो सेम रहते हैं या सेम होते हैं। और पाथ फंक्शन जो होते हैं पाथ पर डिपेंड करते हैं, पाथ जितना ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा कंज्यूम होंगे। अब ये इसकी अलग से चीज़ें हैं, वो आपको फिलहाल जितना समझाया जा रहा है वो समझ लो कि इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल हैज रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो किस में होता है, केल्विन में होता है, तो ये केल्विन स्केल। व्हाट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस एट द टेम्परेचर ऑफ 127 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखो, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये फार्मूला 3/2 kT, इसी फार्मूले पर होगा। क्या करोगे, टेम्परेचर किस में रखोगे, टेम्परेचर रखोगे केल्विन में, क्योंकि टेम्परेचर ये जो है वो एब्सोल्यूट है, गलती नहीं करनी है। इसको 3/2 करोगे तो ये क्या आएगा 1.5, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितनी होती है 1.38 × 10⁻21 होता है, या कितना होता है, ये 23 होता है आई गेस। और टी एब्सोल्यूट कितना होगा, ये होगा 400। इसको पूरे को सॉल्व करोगे और इसका जो वैल्यू निकालोगे तो आपका ये ए ऑप्शन ही आएगा। ये मैंने करके भी देखा था पहले, तो आप इसको खुद से कर लेना, ट्राई करना, क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ें हैं ना, अब ये भी आप लोगों को अलग से थोड़ी बतानी पड़ेंगी, ये आप खुद कर लो, काफ़ी चीज़ें जो है वो आप खुद से भी करो, ठीक है। अच्छा, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यू टू, अब थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि गैस वॉल ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर किस तरह से लगाती है। तो अगर ये मॉलिक्यूल इसके साथ टक्कर मार रहा है या स्ट्राइक कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलिजन। तो इसको हम कोलिजन बोलेंगे, तो ये मॉलिक्यूलर कोलिजन हो गया, तो ये ठीक हो गया। अच्छा, बायोमेटालिक स्ट्रिप ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द मटेरियल हैविंग। अब ये सवाल काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, काफ़ी बच्चों को जो है इसकी एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक जनरल चीज़ बता दूंगा जिसकी वजह से जिसके बाद जो है आपको ये ऐसे सवाल का भी मिस नहीं होंगे और याद हो जाएंगे ये। अगर आपके पास एक स्ट्रिप है ये, दूसरी आपके पास स्ट्रिप है ये ब्लू वाली। अच्छा, अब अल्फा अगर मैं बोल रहा हूं कि अल्फा अगर ज्यादा है किसका, रेड वाली का, इसका अल्फा क्या है, ज्यादा। तो अब देख लो, जिसका अल्फा ज्यादा होगा ना, अल्फा का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को हीट करो ना, अगर मैं इन दोनों को बराबर टेम्परेचर दूं तो ये जिसकी अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपेंड करेगी, यानी कि ये ज्यादा आगे जाएगी, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली होगी ना, ये कम कम आगे जाएगी, यानी कि पीछे तक रहेगी। और इन यानी कि अनइक्वल एक्सपांशन की वजह से, यानी कि एक जो है वो ये रेड वाली ज्यादा आगे जा रही है, अब देखो ये ज्यादा आगे जा रही है रेड वाली, और ये ब्लू वाली जो है वो कम आगे जा रही है। तो इस अनइक्वल एक्सपांशन की वजह से एक आ जाता है कर्व, यानी कि ये मुड़ जाएंगे इस तरह से, कर्व। बायोमेटालिक स्ट्रिप ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स मटेरियल। अब ये कर्व किस डायरेक्शन में आएगा, कर्व उसी के डायरेक्शन में आएगा जिसकी अल्फा कम होगी। किसकी डायरेक्शन में आएगा, जिसकी अल्फा कम होगी। इसमें जो है वो ये मिस्टेक है ऑप्शन में, जो मुझे लगता है, जो मुझे कॉन्सेप्ट है, बाकी आप जो है सर से की के हिसाब से कर लेना, बाकी जो आपको पता है। तो जिसकी अल्फा कम होगी उसके डायरेक्शन में जो है वो कर्व आता है। या एक जनरल प्रिंसिपल मैं बोलता हूं कि याद कर लो, अगर दो मटेरियल है ना आपके पास, तो जिसकी अल्फा ज्यादा होगी एक्सपांशन में, अगर एक्सपांशन हो गई, अगर इस डायरेक्शन में एक्सपांशन हो गई है तो ये जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो बाहर की तरफ होगा। अगर इस डायरेक्शन में एक्सपांशन हुई है ऊपर वाले के डायरेक्शन में, तो जिसकी अल्फा ज्यादा है वो इस बाहर की तरफ होगा, यानी कि जिसकी अल्फा ज्यादा होगी
या यानी कि ये जो स्पेसिफिक कांस्टेंट है वो ज़्यादा होगा, वो बाहर की तरफ होगा। ये चीज़ याद कर लो। तो ये मैंने अभी आपको इसका पूरा सिस्टम भी बता दिया, मैकेनिज्म भी बता दिया कि ये किस तरह से होगा। बाकी जो है आप लोग खुद समझदार हो। डिफरेंट सॉलिड्स आर हीटेड बाय द सेम अमाउंट। डिफरेंट सॉलिड्स को हम अप्लाई करते हैं सेम हीट। चेंज इन लेंथ क्या होगी? चेंज इन लेंथ जो है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि सबका अल्फा डिफरेंट सॉलिड्स है ना। डिफरेंट सॉलिड्स मतलब क्या? अल्फा डिफरेंट। अल्फा डिफरेंट तो एक की एक्सपेंशन कम होगी, दूसरे की ज्यादा होगी, तो इस तरह से होगा। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस एक्सपांड ड्यू टू हीटिंग बिकॉज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपांड करते हैं हीटिंग पर। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिंग जो है उनमें बढ़ती जाती है। तो ये ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 100 to 150 ऑन सेल्सियस स्केल। दिस चेंज इज इक्वल टू, अब आपने चेंज बतानी है, तो चेंज हम किस तरह से फाइंड करते हैं? चेंज हम फाइंड करते हैं डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9 इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन 5। अब सेल्सियस में कितनी चेंज आई है? 100 से गए हैं 150, तो सेल्सियस में है 50। तो जितनी सेल्सियस में होती है याद कर लो, केल्विन में भी उतनी होती है, तो केल्विन में भी होगी 50। तो ऑप्शन चेक करो जिसमें 50 हो केल्विन का, तो ये ऑप्शन है, तो एक करेक्ट है। ये तो एक तरीका है। अब फॉरेनहाइट में फाइंड करो, इन दोनों को उठाओ। डेल्टा 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9, तो ये आ गया 10 और ये 9 चला जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, ये 9, तो ये आपका आएगा डेल्टा एफ 10 इंटू 9, ये आपका आएगा 90 फॉरेनहाइट। तो ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। तो ये पहली जीटी थी जो हमने सॉल्व कर ली। दूसरी जीटी जो है वो 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस जो है बनती रहें, और मैं जो है लेक्चर्स वगैरह भी अपलोड करता हूँ काफ़ी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर दी लेटेस्ट अपडेट्स और इन लेक्चर्स के लिए, अगर आपको लग रहा हो तो। और कोई भी सजेशन वगैरह हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, या कुछ भी चीज़ समझ ना आया हो, अगर वीडियो ठीक नहीं लगी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ में जो है कॉन्सेप्ट में कमी हो, या किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हुआ हो, तो जो भी आपके जहन में हो यू कैन ईजिली शेयर इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन पूरा आपके लिए, जो दिल करे लिख लो, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।